नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी के टॉप 10 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी पहली खबर है, लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर अखिलेश से पूछा गया सवाल, मिला ये जवाब। लोकसभा में राहुल गांधी की हिंदू पर की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा, राहुल गांधी के भाषण और उनकी हिंदू पर टिप्पणी पर कहा, अग्निवीर योजना, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम हैं। सरकार भले ही नई हो, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। यह भाजपा की रणनीति है। लोकसभा में राहुल गांधी के भाजपा संघ के हिंदुत्व पर तीखे प्रहार के बाद हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने सोमवार को लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण और उनकी हिंदू टिप्पणी पर कहा, अग्निवीर योजना, ओपीएस और किसानों के मुद्दे कायम हैं। सरकार भले ही नई हो, लेकिन मुद्दे पुराने हैं। यह भाजपा की रणनीति है। राहुल ने कहा, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, राहुल ने कहा, हमारे महापुरुषों ने यह संदेश दिया, डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा, 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 नफरत, नफरत, नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। अगली खबर, प्रधानमंत्री मोदी से सिर झुकाकर मिलने पर राहुल गांधी के आरोप पर ओम बिरला बोले, ये मेरे संस्कार हैं। लोकसभा में सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि स्पीकर से जब मैं हाथ मिलाता हूं तो उनके कंधे सीधे रहते हैं, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हैं तो झुक जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर का पद संवैधानिक होता है, उनका पद सदन में सर्वोच्च होता है, इसलिए स्पीकर को किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। इस पर सभापति ओम बिरला ने कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, हाँ, मैं इस बात को आसन से कह रहा हूँ कि मेरी संस्कृति और संस्कार ये कहते हैं कि बड़ों का झुककर और आवश्यक हो तो पैर छूकर सम्मान करो। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी ने कहा, सभी धर्मों और हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और निडरता की बात की है। वे कहते थे कि डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं, डरो मत, डराओ मत। वह अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं। अगली खबर, लोनावला झरने में बहे सभी 5 लोगों के शव बरामद। प्रशासन ने लोगों से की जान जोखिम में न डालने की अपील। लोनावला में झरने में 5 लोग बह गए थे, जिनमें से 3 के शव रविवार को मिल गए थे, बाकी 2 शव सोमवार को मिले हैं। इनमें एक शव सुबह मिला तो दूसरे शव की तलाश सोमवार शाम को पूरी हुई। आखिरकार 5 पर्यटकों के शव मिल गए हैं। अब इसके बाद रेस्क्यू खत्म हो गया है। पुणे जिले के लोनावला में वर्षा विहार का आनंद लेना एक परिवार को महंगा पड़ गया। 17-18 लोगों का एक परिवार लोनावला के पहाड़ों स्थित झरने में बैठकर आनंद ले रहा था। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। इसमें 10 लोग बह गए। उनमें से 5 को बचा लिया गया और 5 बह गए।
सभी के शवों की तलाश पूरी हो गई है। इस घटना के बाद प्रशासन अपील कर रहा है कि अपनी और दूसरों की जान जोखिम में ना डालें। अगली खबर, नाम चवन्नी, इनाम 1 लाख। बिहार के शहाबुद्दीन गैंग का शूटर मोनू ढेर। जौनपुर में एसटीएफ का एक्शन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एसटीएफ और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में बिहार का सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी ढेर हो गया। मोनू चवन्नी पर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश शाही की टीम से इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसमें मोनू के 2 साथी बचकर भागने में सफल रहे। वहीं मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों ने मोनू से एसटीएफ को एक AK-47, एक 9mm पिस्टल, बोलेरो जीप और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। मूल रूप से मऊ का रहने वाला सुमित उर्फ मोनू फिलहाल बिहार में रह रहा था। वहां शहाबुद्दीन की गैंग के लिए काम करता था। उस पर यूपी बिहार में कुल 3 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। इनमें से करीब 10 केस तो हत्या के थे। सुमित सिंह उर्फ मोनू चवन्नी जौनपुर और मऊ में भी हत्याओं के अंजाम दे चुका था। बिहार के सीवान जिले में 23 नवंबर 2024 को भाजपा सांसद के प्रतिनिधि और सराफ श्रीकांत भारती सिंह की हत्या में भी उसका नाम आया था। पुलिस के मुताबिक मोनू सुपारी किलर की तरह काम कर रहा था। साल 2014 में ही उसने बलिया में एक कारोबारी और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या की थी। अगली खबर, नए कानून में कितने दिन की रिमांड और हिरासत, जान लीजिए हर एक बात। अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों से सजा के बजाय न्याय और देरी की बजाय तुरंत सुनवाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होने के ठीक 3 साल के भीतर सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक न्याय दिया जाएगा। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। अब IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसी धाराएं खत्म हो चुकी हैं। उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली है। ये नए 3 कानून सोमवार से ही लागू हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि नए कानून के तहत कितने दिन की रिमांड और हिरासत मिलेगी। क्या ये पुराने कानून जैसी ही होगी या फिर इसमें कुछ अलग प्रावधान है? शाह ने इस भ्रम को भी दूर किया कि नए कानून में हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। तो बता दें कि नए कानून के तहत अभी भी अधिकतम पुलिस हिरासत 15 दिन ही होगी। शादीशुदा महिलाओं को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद। अगली खबर, पश्चिम भारत में 123 साल बाद जून में पड़ी इतनी गर्मी, हीट वेव्स ने सताया। मौसम विभाग ने बताया बारिश का क्या हाल। उत्तर पश्चिम भारत में वर्ष 1901 के बाद से इस साल का जून माह अब तक का सर्वाधिक गर्म महीना रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह जानकारी दी। विभाग ने बताया कि इस मौसम में भारत में कुल 536 दिन हीट वेव्स दर्ज की गई, जो 14 वर्षों में सबसे अधिक दिन है। इसके अलावा जून के महीने में भारत में सामान्य से कम बारिश हुई। इसमें 11% की गिरावट आई है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा है। इस साल जून में मात्र 147.2 mm बारिश हुई, जो कि सामान्य बरसात 165.3 mm से कम रही। 2001 से अब तक यह 7वां सबसे कम बारिश वाला जून का महीना है। जून में गर्मी का ऐसा रहा हाल, आइए जानते हैं। महापात्र के मुताबिक देश में जून में 181 दिन हीट वेव्स दर्ज की गई, जो 2010 में 177 दिनों के बाद सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि साल 2024 की गर्मियों में भारत में कुल 536 दिन हीट वेव्स दर्ज की गई, जो 2010 के
578 दिन के बाद सबसे अधिक होंगे। जून में 181 दिन हीट वेव्स चली, जो 2010 के 177 दिन से अधिक है। देश के सभी राज्यों में जितने दिन हीट वेव्स चलती हैं, उन्हें मिलाकर मौसम के हीट वेव्स के दिनों की गणना की जाती है। मौसम विभाग के अनुसार जून महीने में औसत तापमान 31.73 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिम भारत में जून के महीने का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.96 डिग्री सेल्सियस अधिक 38.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औसतन न्यूनतम तापमान से 1.35 डिग्री सेल्सियस अधिक 25.44 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD प्रमुख ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में जून में औसत तापमान 31.73 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.65 डिग्री सेल्सियस अधिक है और यह वर्ष 1901 के बाद सबसे अधिक है। अगली खबर, नीट रीटेस्ट की इनसाइड स्टोरी। 813 में से 60% छात्र लाए ज़्यादा नंबर, पर ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर को नहीं छोड़ पाए पीछे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने 5 मई को आयोजित नीट UG में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक संदर्भ के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। पेपर लीक के दावों की जांच की मांग को लेकर छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और अदालतों में याचिकाएं दायर के बीच इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा सोमवार को घोषित संशोधित परिणामों के अनुसार मेडिकल प्रवेश परीक्षा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 रह गई है। NTA ने 5 मई को आयोजित की गई परीक्षा में 6 केंद्रों पर देरी से परीक्षा शुरू होने के कारण समय के नुकसान की भरपाई के लिए 1563 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। इन्हीं परीक्षार्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार 1813 नीट परीक्षार्थियों में से 60% ने पुनः परीक्षा में पहले के मुकाबले ज़्यादा अंक हासिल किए, लेकिन अपने ग्रेस मार्क्स वाले स्कोर को छू नहीं पाए। किसी भी उम्मीदवार ने 720 में 720 अंक हासिल नहीं किए हैं। 6 टॉपर्स में से 5 उम्मीदवारों ने नीट की दोबारा परीक्षा दी थी, लेकिन वे भी पूरे 720 अंक हासिल नहीं कर पाए। अगली खबर, मथुरा में पानी की टंकी गिरने की घटना पर योगी सरकार सख्त, 3 अधिकारियों पर गिरी गाज, 3 कंपनियों पर भी FIR। सरकारी काम में लापरवाही बरतने को लेकर योगी सरकार ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा में रविवार को मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थ्रू गोकुल बैराज पार्ट 1 के अंतर्गत जिले की कृष्णा विहार कॉलोनी में 2500 किलो प्रति 20 मीटर क्षमता वाली पानी की टंकी के क्षतिग्रस्त होकर गिर गई। इस घटना को CM योगी ने बेहद गंभीरता से लिया और निर्देश दिया कि संबंधित पर कार्रवाई हो। इसी के तहत उत्तर प्रदेश जल निगम ने सोमवार को दोषी अधिकारियों व अनुबंधित फर्मों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। साथ ही मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित की है। 3 फर्मों पर FIR हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय ने 3 फर्मों SM कंस्ट्रक्शन में बनवारी और में त्रिलोक सिंह रावत एवं अन्य कर्मियों के विरुद्ध मथुरा कोतवाली में धारा 304 व 338 के तहत FIR दर्ज कराई है। इसके अलावा योजना के लिए जिम्मेदार असिस्टेंट इंजीनियर ललित मोहन, जूनियर इंजीनियर वीरेंद्र पाल एवं रविंदर प्रताप सिंह को सस्पेंड करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर दिव्यांशु कुमार सिंह के भी खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, प्रदीप मिश्रा ने
नाक रगड़ी अब बैकफुट पर आए कुमारस्वामी। श्री कृष्ण के चरणों में आने का किया वादा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान देने वाले कथावाचक कुमारस्वामी भी अब बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने साधु संतों से माफ़ी मांगी है। इससे पहले राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने बरसाने पहुंचकर राधा रानी के चरणों में नाक रगड़कर माफ़ी मांगी। दरअसल पिछले दिनों भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बोलते हुए कुमारस्वामी का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में देवालय न्यास ने चौमुहा आश्रम पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। देवालय न्यास की चेतावनी के बाद रविवार को कुमारस्वामी ने एक वीडियो जारी कर अपनी भूल के लिए ऋषियों, मुनियों, ब्रिजवासियों और बांके बिहारी के भक्तों से माफ़ी मांगी है। वृंदावन में गरमाया मामला। कुमारस्वामी के वीडियो वायरल होने के बाद वृंदावन में माहौल गरमा गया। महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने वृंदावन में इस बयान से गुस्सा होकर कुमारस्वामी का पुतला फूंकने का प्रयास किया। हालांकि कुछ लोगों ने खुद को कुमारस्वामी का समर्थक बताते हुए उनसे पुतला छीन लिया था। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों में गुस्सा भड़क उठा। देवालय न्यास इस मामले में कूदा। न्यास के अध्यक्ष रमाकांत गोस्वामी, कराशनी नागेंद्र, हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी और आर.के. पांडे ने कुमारस्वामी के चौमुहा स्थित आश्रम पर पुतला फूंकने और आंदोलन की चेतावनी दी है। अगली खबर, हादसे को दावत दे रहा था टर्मिनल 1। 2016 में होना था डिमोलिश। 2024 तक उड़ते रहे विमान। मास्टर प्लान में भी बड़ा खेल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत ढहने और इस हादसे में एक शख्स की जान जाने के बाद कई तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इनमें से कुछ कड़वे सवाल ऐसे भी हैं जो बीते समय के साथ अतीत के दामन में दफन हो चुके थे, लेकिन इस घटना के बाद वह सभी मुद्दे और सवाल एक बार फिर बाहर निकलकर आना शुरू हो गए हैं, जिसके बारे में पूछते ही तमाम एजेंसियां बगले झांकना शुरू कर देती थीं। इन्हीं सवालों में से एक सवाल IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 1D के निर्माण को लेकर भी था। दरअसल शुक्रवार को IGI एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल के फोरकोर्ट एरिया की छत गिरी है, उसे अतीत में टर्मिनल 1D के नाम से जाना जाता था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि टर्मिनल 1D देश का शायद पहला ऐसा टर्मिनल होगा जिसका निर्माण पहले हो गया और एयरपोर्ट के मास्टर प्लान में 7 साल के बाद शामिल किया गया। जी हाँ, यह बात सच है। 29 अक्टूबर 2007 के सार्वजनिक हुए दिल्ली एयरपोर्ट के मास्टर प्लान 2006 में टर्मिनल 1D का जिक्र ही नहीं था। आपको यहाँ यह भी बता दें कि इस मास्टर प्लान में 2006 से 2026 के बीच एयरपोर्ट पर होने वाले सभी निर्माण कार्यों का जिक्र चरणबद्ध तरीके से किया गया था। टर्मिनल 1D का पहला जिक्र 22 अगस्त 2017 को सार्वजनिक हुए मास्टर प्लान 2016 में आया, जिसमें 1D और 1C को मिलाकर इंटीग्रेटेड टर्मिनल बनाने की बात कही गई थी। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।